नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि इस चैनल पर आपको द्वितीय सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के लिए लगातार क्लासेस ली गई हैं। 6 से 7 क्लासेस अभिषेक सर के द्वारा ली गई हैं और आज यह अंतिम क्लास जिसमें आपको 17, 18, 19 हर बैच के द्वितीय सेमेस्टर के बैक पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यदि आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप इसी वीडियो से पास होने की गारंटी ले लेंगे। बस करना यह है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। बैक प्रशिक्षुओं की रामबाण क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई गई है, 7 से 8 वीडियो हैं। आपके पास अभी भी समय है, यह पूरी वीडियोज़ आप देख लीजिए। 100% आप पास नहीं, साथ में आपके 24 से 23 नंबर आना भी तय रहेंगे। दिमाग यदि आप पूरा खोल के वीडियो देखेंगे, 25 में 25 आना भी आपका तय हो जाएगा। तो साथियों, पूरी प्लेलिस्ट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 6 कक्षाएं देखी हुई हैं, जिसमें मैंने पिछले वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आज इस कड़ी में मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र करवाऊँगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करके आप अपने ये प्रश्न पत्र अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप प्रश्न पत्र में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं ये आपके लिए 2019 का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। आज मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा और आप इसको देख के एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ पहले आप उन वीडियोज़ को देखेंगे जो मैं करवा चुका हूँ। वो भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। अगर आप पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके बैक के साथ बैक तो क्लियर ही होगा। आपकी सारे जो बेहतर एक नंबर 25 में 24, 23, 24, 25 तक नंबर पा सकते हैं अगर आप पूरी सीरीज़ देखे हैं तो। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जैसे सबसे पहले पेपर में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -24/25 के समतुल्य संख्या। ये ऑप्शन दे रखे हैं कुछ 12/20, -8/15, -6/9, 4/11। इनके समतुल्य निकालना है, ठीक है। तो हम देख के पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या है। तो 12/20 है तो समतुल्य 45 बनाना है। तो कोई किसी से ऐसी गुणा कैसे करेंगे कि 45 बन जाए। तो ये ऑप्शन हटाते हैं इसको। -8/15 है, इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं। -8/15, इसको ऊपर भी 3 से गुणा, 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 से गुणा करेंगे। नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तभी तो ये कट पिट के 8/15 ही रहेगा। अब इसको करते हैं -8 × 24, ये क्या हो गया, 15 × 45, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में दे रखा है -24/45। तो इसके समतुल्य कौन सी संख्या हो गई, -8/15। यही आप टिक कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x/4 + 10 = -4 हो, x का मान बताना है, ठीक है। तो x/4 + 10 = -10 -4। x/4 + 10 = -4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला उधर ले जाते हैं। x/4 = -4, उधर जाएगा तो -10, यानी x/4 = -14 हो गया। अब भाई कैंची गुणा करते हैं। x की गुणा s से तो x ही रहेगा। 4 की गुणा 14 से, 14 चक्कू 56, -56। s की वैल्यू कितनी हो गई, -56। ये आंसर हमारा टिक कर दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस कड़ी में। एक वर्ग जिसकी भुजा 16 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये आप सूत्र याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं उस सीरीज में
मैं दिखा भी सकता हूँ कि आपको मैंने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बताऊंगा कहाँ कहाँ कराएं। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी दे रखी, 16, 1.6 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 गुणे 1.6, इसका हम 1.6 गुणा करेंगे 1.6 से, 6 36, 6 कम 6 3 9 गुणा 1 छक्का 6 1 एकन 1, 6 9 6 15 1 1 2, 2 दशमलव बाद यहाँ पे लग जाएगा 2 1 2, यानी 1 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2.56 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन। सबसे छोटी समअभाज्य, ये आप याद कर लीजिएगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती, 2 होती, 1 नहीं लगा देना। समअभाज्य सम होनी चाहिए, सम कौन है, 2। अभाज्य, ये अभाज्य संख्या भी होती है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जो खुद से या 1 से कटे। तो 2 जो है सिर्फ हमेशा अपने आप से कटती है या 1 से कटती है, ठीक है। अभाज्य संख्या की ये डेफिनेशन हो गई। और दो एक सम संख्या, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका इतना आधार है, तो इसका शीर्ष लंब बताइए। सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आधार इतना है, तो इसकी ऊंचाई या शीर्ष लंब एक ही बात होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये आपको पता होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2, आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई पता पूछ रहा है, क्षेत्रफल हमारा 45 दे रखा है, तो 15 से काटेंगे, 15 3 45, और ये 2 उधर चला जाएगा कैंची गुणा होके, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे बहुकल्पी क्वेश्चन से 5 सॉल्व हो गए हैं। अब हम अतिलक उत्तरी क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि a² + 1/a² = 2 हो तो 1/a + a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको a + b का जो होल स्क्वायर होता है ये हमको पता है भाई, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये हमको 8वें में पढ़ा था। अब ये हमको पता करना है, तो 1/a + a का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/a² + a² + 2 × 1/a × a, ठीक है। इस वाले a से ये वाला a कट जाएगा, हमको यही पता करना है। इस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, a² + 1/a² की, यानी 2 + 2, ये तो 2 ही बचा ना इधर। ये कितना आ गया, 1/a + a का होल स्क्वायर, यानी 1/a + a का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1/a + a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 4, यानी 1/a + a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2, ठीक है। तो यही आंसर है, +-2। यही हमसे पूछ रहा था भाई, 1/a + a का मान पूछ रहा था, वही आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताए। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दोनों बताए, आप देखिएगा पुरानी परीक्षा में। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया है। परिमेय संख्या को योगात्मक प्रतिलोम बताइए, पूरा बताया था डिटेल से। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये भी बताया था। दोनों चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वो आप देखिए ज़रूर, जिससे आपका, अगर आप ये खाली वो सीरीज ही देख के चले जाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है। तो ये इसका हो जाएगा 9/-4, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, गुणात्मक
प्रतिलोम, लिखते हुए नहीं बनना है तभी, एक मिनट। इक्वल टू क्या होगा, 1/, जो ये पूरी संख्या होती है अपॉन में आ जाती है -4/9। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/-4। ठीक, या -9/4, कुछ भी लिखें, कोई भी आंसर हो सकता है। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अगर यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम होता तो क्या होता, माइनस लगा के -4/9 हो जाता। योगात्मक प्रतिलोम में माइनस लग जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/9। तो ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, दोनों चीज़ बता दी आपके पेपर में, कुछ भी पूछे आप बता देंगे, इतना मुझसे मेरी आशा है। ठीक है, तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा हो जाता है, योगात्मक में माइनस लग जाता है, बस इतना ध्यान रखिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पुस्तकों का मूल्य माना, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं जो पूछ रहा है। माना एक पुस्तक का मूल्य मान लें, एक पुस्तक का मूल्य X रुपये, कितना, X रुपये मान लें, जो पूछ रहा है X ही निकालना होगा फिर से हमको। एक पुस्तक का मूल्य एक X रुपये है तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, जब भाई एक पुस्तक का X रुपये है, 5 पुस्तक का 5 × X यानी 5X। अच्छा बताइए, एक टेढ़े मेढ़े आपको 5 रुपये में मिलता है तो 5 कितने मिलेंगे, तो 5 से गुणा नहीं करेंगे, 5 × 5 यानी 5X रुपये। ठीक, तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, यानी 7 × X यानी 7X रुपये। ठीक, 7 पुस्तक का मूल्य हो गया, 5 पुस्तक का और 7 पुस्तक का। अब लिखेंगे भाई प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमसे बोल रहा है 5 पुस्तक का मूल्य जो है 7 पुस्तक के मूल्य से 72 रुपये कम है, यानी 5X = 7X - 72, ये कम है। ठीक, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। ठीक, 5 पुस्तकों का मूल्य ये हो गया, 7 पुस्तकों का ये हो गया, इससे 72 रुपये कम है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 72 उठा के उधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस का, और इधर 7X है, ये वाला -5X उधर उठा के ले जाएंगे तो 5X हो जाएगा, यानी 72 = क्या हो जाएगा 2X, यानी X कितना हो जाएगा 72/2 यानी 2 3 6 2 6 12, X = 36 रुपये। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 36 रुपये, आंसर। यही हमसे पूछ रहा था एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 36 रुपये। ठीक है, ये हमारा लघु उत्तरी प्रश्न में, अति लघु उत्तरी में आते हैं। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से आ रहे हैं, तो पहली मान लो X है, लिखेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या X, दूसरी X+1 लिख दें, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। पहली क्रमागत माना लिख लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है X मान लें, तो द्वितीय क्या हो जाएगी, द्वितीय में 1 जोड़ दो भाई, क्रम से आते ही ना, तृतीय क्या हो जाएगी, तृतीय क्या हो जाएगी X+2। ठीक, ये हमारी क्रमागत संख्या हो गई। इनका योग कितना दे रखा है 87, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, X + X+1 + X+2, इनका योग कितना है 87 आ रहा है। अब इनको जोड़ दें भाई, X कितने हैं 1 2 3 X हैं और 2 1 3, 3X + 3 = 87। ठीक, अब 3 इसमें से कॉमन ले लें, X+1 बचेगा = 87। अब 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, यहाँ कितना होता है 2 3 9 27, यानी X+1 आ गया 29। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 29 में से 1 जाएगा 28 बचेगा। हमको पूछ क्या रहा है, द्वितीय क्रमागत, और द्वितीय क्रमागत संख्या हमने क्या मानी थी X+1, यानी X+1 यही द्वितीय क्रमागत संख्या है, कितनी है 29, आंसर। ठीक, X+1 द्वितीय क्रमागत संख्या हमने मानी थी, तो X+1 की वैल्यू कितनी आ गई 29, तो यही आंसर है, 29 होगा आंसर। ठीक है,
पहली क्रमांक संख्या 28 है, दूसरी 29 और तीसरी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया 9वां क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो लंबाई L कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई B कितनी दे रखी है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये आपको बचपन से पढ़े होंगे। आयत का परिमाप होता है 2L + B, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। हिंदी में लिख लो, जो हिंदी इंग्लिश में, यानी 2 L कितनी थी 10 थी, B कितनी थी 6 थी, यानी 2 × 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने आसान क्वेश्चन है। बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी, ठीक। हमको पता है, ये आप याद थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, और 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो या तो इसको उल्टा लिख लें, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 1/1000, एक एक नियम लगा दिया, लीटर, ठीक। तो हमको पूछ कितना था 7800, यानी 7800 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/1000 × 7800, ठीक। इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी हमारा कितना हो जाएगा 78/10 लीटर, यानी 7.8 लीटर जो है आंसर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 लीटर, एक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया, 1 ये वाला 1000 इसके नीचे आ गया, और 7800 पूछ रहा है हमको, 7800 क्या हो जाएगा 1/1000 × 7800 हो जाएगा। इस वाले 2 से ये 2 उड़ जाएंगे, यानी बचेगा क्या 78/10, यानी 7 पॉइंट, ये 10 हटेगा तो यह दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो 7.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब आपके तिलक उत्तरी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब देखेंगे हम लोग कि लघु उत्तरी प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर वाले, ये 1 नंबर वाले थे, अब 2 नंबर वाले सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही आपको हर तरह से हेल्प करने की एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप जिससे कुछ सीखते हैं तो आप उसका एक थोड़ा सा तो काम कर सकते हैं ना, लाइक तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, और जो भी कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ त्रुटि लगती है आपको, वो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो अब चलिए लघु उत्तरी प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं अपने पिछले लेक्चर में करवाया, यही क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये देखिए, हाँ दोस्तों आप देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवाया था। वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च। सेम क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या है, ये एक वर्गाकार पार्क था, ये एक वर्गाकार पार्क था, इसके चारों ओर क्या था, ये एक वर्गाकार पार्क था, ये वर्गाकार पार्क है, इसकी भुजा कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। इसके चारों ओर अंदर की ओर क्या है 1 मीटर का रास्ता है, ठीक। अब इस रास्ते में नहीं, इसके अंदर रास्ते को छोड़कर ये वाला जो हिस्सा अंदर का पार्क बचता है, इसमें घास लगवाने का खर्च पूछ रहा है। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये मतलब 1 मीटर का रास्ता चारों तरफ छोड़ दिया गया, यानी इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया, इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया, इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया, और इधर भी 1 मीटर छोड़ा गया, ठीक है। तो इसके हमको अंदर वाले का निकालना है, तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उससे 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल, ये भी अंदर का, जब चारों तरफ 1 1 छोड़ दिया गया तो अंदर भी 1 वर्ग ही बचेगा ना। तो हमको अगर इसकी भुजा पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है।
ठीक है। तो भुजा कैसे निकालेंगे? अब 30 मीटर का कुल थी भुजा, इधर 1 मीटर रास्ता छोड़ा गया, इधर 1 मीटर रास्ता छोड़ा गया, तो कितना बचा? इधर से 1 घटाएंगे, इधर से 1 घटाएंगे, तो रास्ता छोड़कर पार की भुजा कितनी हो जाएगी? 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28। अब पार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 28 × 28 यानी 784 वर्ग मीटर आ जाएगा पार का क्षेत्रफल। इतने का क्षेत्रफल आ गया हमारा 784। अब घास लगवाने का खर्च कितना है? 2 रुपये है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 784 क्या होगा? 784 × 2 यानी 1568 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसमें भी डिस्कस कर दिया, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a + b = 12 और a - b = 2 तो a² - b² यानी a² - b²। ये तो हमने बचपन में सूत्र पढ़ा था, a + b a - b होता है। ठीक है, a + b की वैल्यू 12 है और इसकी 2 है, तो 12 दूनी 24 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 हैं, यदि x = 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो हमको कुल मतदाता निकालना है। कुल मतदाता कैसे निकलेगा? कुल मतदाता जो है इन दोनों की गुणा कर देंगे, आ जाएगा कुल मतदाता। कुल मतदाता है क्या हो जाएगा? 3x + 2 ग्राम सभा है, इसमें कितने मतदाता हैं तो दोनों के गुणा कर देंगे तो हमको मतदाता पता चल जाएंगे। 3x + 2 × x² + 3x + 6। ठीक, अब 3x की गुणा पहले सबसे करते हैं, तो क्या होगा? 3x की गुणा x² कैसे करते हैं? 3x × x, 3x की जब x² से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 और x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3x की पावर 3 प्लस, अब 3x की गुणा इससे करते हैं तो 3 × 3 = 9 और x की गुणा x से x² हो जाएगा। अब 3x की गुणा इससे करते हैं तो 6 × 3 = 18 x। ठीक है, प्लस 2 की गुणा x से तो 2x² प्लस 2 की गुणा इससे तो होती है 6x प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, अब इससे गुणा करते हैं 3x³ अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x³ प्लस 9x² और 9 × 2 = 11x² हो जाएगा, प्लस 18 × 6 = 24x प्लस 12। अब x = 2 है, क्या है? x = 2 रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? 3 2 का क्यूब प्लस 11 2 का स्क्वायर प्लस 24 × 2 प्लस 12 यानी 3 × 8 प्लस 11 × 4 24 दूना 48 प्लस 12 24 11 चौको 44 प्लस 48 प्लस 12। इनको सबको जोड़ो, 4 4 8 8 16 16 2 18 का 8 हाथ से लगा 1 1 1 2 2 4 6 4 10 2 12 128 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। कुल मतदाता पूछ रहा है तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3x + 2 × x² + 3x + 6 गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x³ + 11x² + 24x + 12। x = 2 रख देंगे तो इसमें रखेंगे 128 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। यदि AB = 5 a - b = 4 तो a³ + b³ हमने सेम क्वेश्चन ये बहुत अच्छे मेथड से हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए AB = 5 a - b = 4 तो a³ + b³ बताइए। तो हमने सेम क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप वो वीडियो जरूर देखिए पिछला वाला, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया था उसमें कैसे होता है। तो a - b = 4। अब हमसे देखिए a - b का होल क्यूब हमको पता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b होता है, तो हमको यहाँ पे a³ - b³ आएगा और हमसे पूछ रहा है a³ + b³, इसलिए इसको इस वाले फार्मूले को नहीं यूज करेंगे। a - b = 4 दे रखा है तो a बराबर क्या हो जाएगा? b + 4, ये b उधर चला जाएगा। ab = 5 दे रखा है तो a के स्थान पे b + 4 ये वाली वैल्यू डालेंगे समीकरण 1 से, तो b + 4 × में b = 5 हो जाएगा। अब b की गुणा इससे करेंगे b² + 4b = 5। अब ये वाला 5 जो है इधर ले आएंगे समीकरण बनाने के लिए, तो b² + 4b - 5 = 0। अब 5 के ऐसे गुणनखंड करें जिनको घटाने पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक, b² + 5 - 1 4 को लिख सकते हैं इंटू b - 5 = 0। इससे इसकी गुणा करते हैं, b² + 5b - b - 5 = 0। अब b इन दोनों में से कॉमन लेंगे b + 5 माइनस में इन दोनों का कॉमन लेंगे 1
तो b+5 बचेगा, b+5 ले लेंगे कॉमन फिर से, तो गुणनखंड क्या बन जाएंगे, b+5 और b-1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जी जब b-1 ये वाला हमारा 0 के बराबर होगा तो b इक्वल टू कितनी हो गई 1। अब इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर क्या था b+4, a बराबर क्या था b+4, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1 + 4 यानी 5। ठीक, ये b-1 हुआ था तब हमारी a की वैल्यू आई। अब जब b+5 जो है 0 के बराबर होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 उधर जाएगा तो -5 बचेगा। a बराबर क्या होता है b+4, b की जगह -5 रखेंगे, +4 -5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1। तो हमारा जब b+5 = 0 था तो a की वैल्यू कितनी आ गई थी -1। ठीक, अब a³ + b³ निकालना है हमको, तो हमने दोनों मेथड दोनों केस में देख लेंगे। जब हम 5 थी b की वैल्यू क्या थी, जब हमारी वैल्यू क्या थी b की, जब a की वैल्यू हमारी 5 थी तो a³ + b³ यानी b की कितनी थी 1 थी, तो a³ + b³ की वैल्यू कितनी आ गई 125 + 1 यानी 126। जब हमारी b की वैल्यू कितनी थी -5 a की वैल्यू, ठीक, तो उससे निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का क्यूब -5 का क्यूब, तो माइनस का 126 आ जाएगा, यानी +-126 आएगा इसका आंसर। ठीक, ये पिछले कक्षा में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप पिछली क्लास जरूर देखिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके सेशन में, तो ये आपके पेपर में आया था तब इससे समझा दिया मैंने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना है 264, 8 सेंटीमीटर लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है चौड़ाई, तो आयतन क्या होता है, घनाकार टुकड़े का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई हमारी दे रखी है 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक, आयतन भी दे रखा है तो 64, तो इसका निकाल नहीं पाएंगे आप, निकालिए। ऊंचाई क्या हो जाएगी 264/8 गुणे 6, 6 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 कम 6 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24। ठीक, आप कितने से काटेंगे, आप 2 से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 11 यानी 11/2 यानी 5.2 पंचे 2 पंचे 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऊंचाई क्या आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसा मैंने नहीं बताया है आपकी कक्षाओं में, तो ऐसा देख लीजिए, समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2/5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल km/h में ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्लेटफार्म, ये देखिए ये क्या है, ये हमारी रेलगाड़ी, और ये क्या है प्लेटफार्म, लिख लिए हैं प्लेटफार्म, ये क्या है ट्रेन। ठीक, एक जगह 120 मीटर, इसकी लंबाई प्लेटफार्म कितनी है 120 मीटर लंबा है। ठीक, 120 मीटर लंबा है, और ट्रेन की मान लेते हैं L है लंबाई, कितनी है L। ठीक, 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब जो ये रेलगाड़ी जा रही थी, समझिएगा ध्यान से, रेलगाड़ी जा रही, पहले तो ये अपनी लंबाई, जब इसको धीरे धीरे पार करेगी तो ये जब ये इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे, तब ये माना जाएगा कि हम इसको पार कर लिए। तो इसकी पूरी लंबाई कवर कितनी की जाएगी, ये डिस्टेंस होगी इसकी कवर करने वाली डिस्टेंस, मतलब दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 120 + L। ठीक है, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 120 + L। 120 तो भाई प्लेटफॉर्म की थी और L इसकी थी ट्रेन की, तो 120 + L जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो पहला केस हम देख लेंगे, अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आप लिख लेंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखने का टेंशन मत लीजिए, कंसेप्ट सीखिए। ठीक है, तो हमको पता है, हमको एक सूत्र हमको गुरुजी ने रटवाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, या दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल इंटू समय, समय, दूरी को d लिखते हैं डिस्टेंस, चाल को स्पीड लिखते हैं s, समय को t लिखते हैं d बराबर st। ठीक, दूरी कितनी है 120 + L, स्पीड पता नहीं,
टी हमारा बता रहा है 12 सेकेंड, तो 120 प्लस एल इजक्वल टू क्या हो गया 12s। ये पहला समीकरण हो गया हमारा, ठीक है। 120 प्लस एल 12 सेकेंड। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तथा एक खंभे को, पहले तो ये प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, अब एक खंभे को 2 सही 2/5 सेकंड में पार करती है। अब भाई कोई खंभा लगा है, ठीक, मान लो ये खंभा है यहाँ पर, और यहाँ पे एक ट्रेन गुजर रही, तो खंभे कोई चौड़ाई थोड़ी ना होती, खंभा को पार कर लिया, लो पार कर लिया, कुछ चौड़ाई है, कुछ नहीं, नामात्र है। रेलगाड़ी के सामने कुछ खंभे का औकात है नहीं, है ना। तो इसकी स्पीड जो है इसकी तो कुछ भी नहीं हो गई, इसकी एल होगी। तो इस केस में डी बराबर एस टी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल ही हो जाएगी, क्योंकि पूरी कवर किया तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड क्या है, स्पीड पता नहीं, टी हमारा बता रखा है 2 सही 2/5 सेकंड, यानी 5 दूनी 10, 2 12/5, यानी 12/5 सेकंड, ठीक। तो एल क्या आ जाएगा इसमें 12s/5, ठीक, 12s/5। अब इसकी ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एल की वैल्यू डाल दें इसमें 12s/5, यानी 120 प्लस 12s/5 इजक्वल टू 12s। इस वाले समीकरण से इसमें डाल दिया एल की वैल्यू, यानी 120 इजक्वल टू क्या हो गया 12s माइनस 12s/5। इसको सॉल्व करें, इन दोनों का लासा लें, 5 आएगा लासा, 5 लासा आएगा, तो 1 × 5 5, 12 × 5 60s, माइनस 5 5 कट गया 12s, इक्वल टू कितना आया 120 के बराबर था ना। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, कितना आया था 60s माइनस 12s/5, 60s माइनस 12s/5 इजकल टू 120 आया था, ठीक। 60 में से 12 क्या, यानी 48s/5 इजकल टू कितना 120, कैंची गुणा करते हैं, 48s इजकल टू 12 × 5 = 600 आ गया, यानी एस कितनी वैल्यू आ गई 600/48। 12 से करते हैं, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 50/4, यानी 2 से करते हैं 25/2। एस क्या हो गई 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको आप सॉल्व करने, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड, 12/5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। स्पीड आ गई हमारी, ठीक, जो पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, रेलगाड़ी की चाल स्पीड ज्ञात कीजिए, ठीक। रेलगाड़ी की चाल, यही आंसर पूछ रहा था, इतना पार करती है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक, आंसर यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारा आ गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो हम इसको आयत चित्र द्वारा बना लेते हैं। आयत चित्र आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, इस पर बनाते हुए नहीं बनेगा, लेकिन बनाते हैं फिर भी। ऐसे एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक। अब क्या करेंगे, 10 के यहाँ पे लेते हैं, 0 10 20 30, कितने तक हो 60 तक है ना, 30 40 50 60, ये क्या हो गई माप हो गई, क्या हो गई माप, ठीक। यहाँ पे नीचे लिख लेंगे माप। अब ऊपर क्या है बारंबारता 2 से है ना, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 तक है ना, 20 तक है। तो ऐसे आप बढ़ा दीजिए, आप केवल समझिए, 16, ये क्या हो गया 18 हो गया, ये क्या हो गया 20, तो ये वाई एक्सिस है। 2 के गैप ऊपर ले लेंगे। 0 से 10 में कितने हैं 2 हैं, तो आयत चित्र बनाना है, तो 0 से 10 में 2 हो गए। 10 से 20 में कितने हैं 8 हैं, तो 8 के सामने यहाँ से 10 से 20 में कितना है 8 हैं, 10 से 20 में 8 हैं, 20 से 30 में 15 हैं, तो 14 है, इसके बाद एक क्या होगा 15 होगा, यानी 20 से 30 में कितना हो गया 15, ऐसे बनेगा। 30 से 40 में कितना है 20 है, 30 से 40, यानी 30 से 40 इनके बीच में है ना, कितने हैं 20,
ये 20 के लेके आते हैं यहाँ से, ये 20 हो गए। ऐसे आप बना दीजिए, जिसमें बनाते हुए नहीं बनना क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है, ठीक है, नहीं तो अच्छे से बताता आपको। 40 से 50 के बीच में 16 है, 40 से 50 के बीच में क्या है 16, तो इस 16 के पास सामने से लेके आते हैं। 40 से 50 के बीच में 16 है, 50 से 60 के बीच में कितना है 6 है, 50 से 60 के बीच में कितना है 6, तो ये हमारा आयत चित्र बन गया। इसे आप बना देंगे तो पेपर में 2 नंबर पक्के आपके, बस यही है। 18 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके, तो पूरा पेपर आपको मैंने सॉल्व करा दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ भी अच्छा लगा उसको कमेंट में बताइए, और कमेंट करते हैं अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है अच्छा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए अब आप द्वितीय सेमेस्टर अच्छे से पास कीजिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छे नंबर मिलें और बैक आपका क्लियर हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जल्दी से आप भी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं दें। तो चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।